हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। वॉइस टीवी के शो किसकी होगी कुर्सी में आज फिरोजाबाद की महिलाओं से संवाददाता मोहिनी सिकरवार ने की बात और यह जानने की कोशिश की कि आखिर महिलाएं क्या चाहती हैं और कैसा सांसद चाहती हैं, कैसी सरकार चाहती हैं, महिलाओं की और क्या समस्याएं हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर वॉइस टीवी संवाददाता मोहिनी सिकरवार ने की महिलाओं से बात। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और स्वागत है आपका वॉइस टीवी के शो किसकी होगी कुर्सी में। आज हमारे साथ फिरोजाबाद शहर की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मैम, आपका नाम? नीता पांडे। आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में कुछ विकास कराया गया है इन 5 सालों में या नहीं? हमारे हिसाब से तो बहुत ना के बराबर हुआ है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर ही हुआ है और धीरे धीरे अब देखो क्या होता है आगे चल के। लेकिन इतनी उम्मीद है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अच्छा, तो दोबारा मौका देना चाहेंगी आप सांसद को या आप बदलाव चाहती हैं? अब ये तो ऐसा बदलाव भी चाहता है आदमी थोड़ा सा, तो बदलाव चाहते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? कल्पना राजौरिया। जी, आपका क्या कहना है कि जो फिरोजाबाद में विकास जो उन्होंने कराया है वो जो वादे किए थे उसके अनुसार कराया है या नहीं? देखिए, पर्टिकुलरली बात करें तो कि एक तो सपा के सांसद हैं और बीजेपी की अपनी सरकार है, तो दोनों का ही मिला जुला इफेक्ट रहता है। सरकार जिसकी होती है उसका भी प्रभाव रहता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई शहर में, जैसे 100 शैय्या का अस्पताल बना, लेकिन अस्पताल तो बन गया, डॉक्टर नहीं है उसमें। जब उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर्स नहीं, तो वो यूज़फुल नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज बना, बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो डीन भी भेजी गई हैं, आई थिंक वो भी परेशान है। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में पढ़ा था हमने, तो वो भी अभी नहीं आ पाएगा धरातल पर। फिरोजाबाद तो बहुत पीछे रह गया है विकास के नाम पे। जी, जैसे सरकार ने कई बदलाव किए हैं देश के लिए, मेन जो आया था नोटबंदी, उससे क्या फ़ायदा हुआ है हमें? देखिए, नोटबंदी से क्योंकि ये आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आता है, हम लोग इतने समझदार नहीं हैं कि हम इसे समझ पाएँ। बोलिए। जी, आपका क्या कहना है कि अब सांसद जी को 5 साल होने वाले हैं, इन 5 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए? मेरी नज़रों में तो कोई काम नहीं किया और ना मैंने कोई काम करते देखा। मैंने बस आज ज़रूर देखा है गली में वोट मांगते हुए। देखिए, नोटबंदी के लिए आज मैं आपको बताती हूँ। नोटबंदी मोदी जी ने अचानक करी थी एक रात में। कमिश्नर वगैरह को किसी को नहीं मालूम था कि नोटबंदी हो रही है। नोटबंदी से बेनिफिट किसको था? अडानी को था, अंबानी को था, हम लोगों को नहीं था, क्योंकि हम लोग एक दायरे में सीमित थे। हम पे नहीं है इतना पैसा। रात में इनोवा भर के गई हैं सब लोगों ने। उसमें नोटबंदी में सबने फ़ायदा उठाया है, लेकिन मतलब आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी को कुछ नहीं। बेचारे लाइनों में लग रहे हैं, बेहोश होके गिर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने किसान लोग मर रहे हैं। क्या दे रहे हैं किसानों को? 2000 रुपया महीना। क्या किसानों के लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेरी नज़रों में ऐसा कैंडिडेट, ऐसा सांसद बन के आना चाहिए जो आम जनता की परेशानी को समझे। कि हम लोगों को एक, जैसे हमारे सिस्टम में, संविधान में एक रिजर्वेशन का पॉइंट है। रिजर्वेशन उनको दिया गया जिन्हें हमने ये समझा कि वो कहीं समाज में पिछड़े रह गए, तो उनको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। सिमिलरली अगर महिलाओं की बात करें तो हमारा देश पुरुष प्रधान रहा शुरू से, तो महिलाएं कहीं पीछे रह गईं। लेकिन आज आप देखें तो एजुकेशन के मामले में आप कोई भी, चाहे वो CBSE का, ICSE का कोई भी रिजल्ट उठा के देखिए, महिलाएँ आगे हैं। इवन IAS तक के एग्जाम्स के भी रिजल्ट उठा के देखें, महिलाएँ आगे हैं। लेकिन एक 33% का जो रिजर्वेशन का बिल है, वो बिल ना कांग्रेस ने पास किया था, ना वो बीजेपी ने पास किया, ना हमें लग रहा है कि आगे आने वाले। हाँ, ज़रूर जब इलेक्शंस आते हैं तब वो बातें करने लगते हैं, तो कोई अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल भी करे और लागू भी कराए, तो हो सकता है कि महिलाओं का झुकाव उस तरफ हो। मौके भी तो दीजिए आप महिलाओं को। जी, महिलाओं का कहना है कि अब तक बिल पास नहीं किया जा रहा है। जी मैम। देखिए, कांग्रेस ने 33% महिलाओं का आरक्षण पास किया था। लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा में उसको अटका दिया गया। तो इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। गलती है ऊपर और दूसरे लोगों की, जैसे कि भाजपा आ गई। चलो, कांग्रेस ने नहीं किया तो भाजपा तो करती। 33% महिलाओं के लिए करती तो सही कुछ। क्या कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे जवाब दीजिए। पहले जितने भी रेप केसेस होते थे
मैं मानती हूँ कुछ कम है, लेकिन अभी भी हैं। 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता। रात में आप और हम निकल सकते हैं? नहीं निकल। वो महिला शक्ति जो खुद बोल्ड है, जो बेचारी सीधी सादी होगी, वो रात में नहीं निकल सकती, उसको 4 लड़के वहीं रोक लेंगे। तो मैं तो ऐसा सांसद चाहती हूँ। अब सांसद जी की बात सुनने में आई, अभी कल की बात है, कल कुछ सड़कें टूटी पड़ी थी, रात ही रात में वो सड़कें बन गई, क्योंकि उनको वोट चाहिए। मैंने सांसद जी को 5 साल के बाद आज देखा है। जब उन्होंने मेरे पैर छुए, मैं तो आज से पहले कभी भी मैंने नहीं देखा अक्षय यादव को। सांसद हमारा था राज बब्बर, जो हर किसी के दरवाजे पे पहुंचता था, हर किसी की परेशानी को सुनता था। जी, तो राज बब्बर जी फिर लौट कर क्यों नहीं आए? अगर यहाँ के लोगों ने उनको नहीं आने दिया, और ये सपा वाले थे जिन्होंने नहीं आने दिया। मेरा मानना है कि वोट जनता के हैं, तो जनता डिसाइड करती है किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। इस बारे में आप क्या कुछ पर्सनल ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ शर्तें ऐसी रख दी जाती हैं, तो वो कैंडिडेट फिर दोबारा नहीं आता। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। ओके मैम, शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को शहर के अभी भी बाहर जाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ का फिरोज़ाबाद का ही पॉइंट उठाना चाहूँगी। जो शिक्षा का मुद्दा है वो बिल्कुल ना के बराबर है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ सुनाई नहीं रहा। अभी हमारे 5 साल पहले जो मेडिकल कॉलेज आया था, मैं उस दाऊदियाल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं उस रोड से निकलती हूँ, हमारे यहाँ काम बंद पड़ा हुआ है। जब आपने अपने वादे में बोला था कि हम मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, फिर क्यों? मैं तो सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं उस मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाया जा रहा? क्या यहाँ बच्चे नहीं है? क्या वो इतने टैलेंटेड नहीं है जो उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ से क्वालिफाइड कर सकें? क्यों बच्चों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है? शिक्षा को लेके मेरा मेन मुद्दा यही है कि हम महिलाओं को ही अब ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा ही चाहिए। हमारे सारे मुद्दे पीछे, सड़क, पानी, ये तो हर सरकार आती है अपना वादा करके जाती है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर वो अपनी बेटियों को सुरक्षित चाहती हैं तो सबसे पहले उन्हें शिक्षित किया जाए। मतलब आज भी यहाँ के लोगों को अपनी शिक्षा के लिए, अपनी नौकरी के लिए दिल्ली, बेंगलोर ऐसी जगहों पे जाना पड़ रहा है, तो शहर में ये उपलब्ध क्यों नहीं है? आप क्योंकि आजकल हमारी शिक्षा के अभाव होने के कारण इस घर के सारे बच्चे बाहर ही जा रहे हैं। कोई शहर में रहना नहीं चाहता, सबके घर खाली हो गए हैं। सबके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चे कहाँ जाएं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के लिए यहाँ कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, तो उसके लिए उन लोग को बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ते तो अपने घर में सारे लोग, अगर यही रहा तो हमारे सबके घर खाली हो जाएंगे, और हो गए हैं, शायद खाली हो गए हैं। जी मैम, आपका क्या कहना है? सरकार ने जो जो योजनाएं लागू की थी, क्या वो हम आम जनता तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची है? देखिए कि जैसे कि अभी बहनों ने बताया कि कुछ पहुंची हैं, कुछ नहीं पहुंची है। मैं भी सहमत हूँ इस बात से। प्रयास बहुत अच्छे रहे सरकार के ऊपर से, लेकिन जैसे कि तालमेल नहीं बैठता ना, कभी सांसद में तो कभी सरकार में, ये परेशानियाँ आती ही हैं। तो हम भी चाहते हैं थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा सा चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या मानना है कि सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए या अब बदलाव चाहिए? सरकार को तो पूरी तरह से दोबारा मौका देना चाहिए, क्योंकि भाई 5 साल मिले थे, इतने वर्षों से जो लगातार भ्रष्टाचार और वो सब हुआ, तो 5 साल में ख़त्म नहीं हो सकता था। सरकार ने बहुत प्रयास किया उसको ख़त्म करने के लिए। आपका क्या मानना है, भ्रष्टाचार कम हुआ है इन 5 सालों में? क्यों नहीं हुआ है? काफ़ी कम हुआ है, ये हम सब जानते हैं कम हुआ है। वो अलग बात है कि हम सरकार को दोष देने के लिए ना कहें, वो अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। कैंडिडेट्स जैसे अभी नोटबंदी की भी बात आई थी, तो इसमें ये बात ज़रूर निकल के आई कि नोटबंदी का एक प्रभाव तो हमने यही देख लिया कि जो इनकम टैक्स के चोर थे वो बहुत कम हो गए और लोग इनकम टैक्स भरने लगे, फाइलिंग होने लगी। अभी मैंने कल परसों ही शायद अखबार में पढ़ा था कि 1 लाख करोड़पति लोगों ने घोषणा कर दी कि करोड़पति हैं, मीन्स उन्होंने टैक्स भरना शुरू किया। तो अगर टैक्स के रूप में भी हमारा पैसा निकल करके आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो टैक्स का पैसा निकल के आ रहा है वो लगे तो सही तरीके से। फिर वही ना हो कि सड़क आपने आज बनाई, कल खोद दी, और खोदी कल पानी के लिए, फिर बनाई आपने और फिर खोद दिया आपने गैस के लिए। अरे भाई, आप लोग भी तो कोई सलीके से काम करिए। महिलाएं घर में काम करती हैं, आप हमसे ही सीख लीजिए कि हमें कपड़े में पहले क्या लगाना है, उसके बाद हमें सर्फ में डालना है कि गर्म पानी में डालना है। हमें इतना ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है। सरकार में बैठ गए आप, सरकार में बैठे हुए, सलीका नहीं है कोई काम करने का। मैम का कहना है उनसे सीख लीजिए। तो मैम आगे, जैसे आपने अभी बताया कि देश का विकास हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन रुपया अभी भी डॉलर के प्रति
मतलब गिरने की बजाय बढ़ गया है, 60 से 70 हो गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? रुपये का कमज़ोर होना मतलब देश का कमज़ोर होना है। बिल्कुल, देखिए ये आर्थिक नीतियां हैं इसमें, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी हम जो पढ़ते हैं बार बार अखबार में, वो भी हमें अच्छी लगती है कि पहले से हमारा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। ठीक है, तो ये जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो लगता है कि शायद दूरगामी इफेक्ट्स कुछ अच्छे आएंगे। मेरा कहना ये भी है कि 5 साल ही अभी इस सरकार को मिले हैं बहुत समय बाद, तो हो सकता है कि अगले 5 साल और दें तो कुछ परिवर्तन आए, तो कोशिश की जा सकती है। अगर बेहतरी हो रही है तो और बेहतर के लिए हमें समय भी देना चाहिए। सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए, और फिरोजाबाद में सांसद को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं? नहीं, चेंज तो कुछ चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चेंज चाह रहे थे वैसा चेंज नहीं हुआ है। काफ़ी चीज़ों में बहुत ही डाउन है। आप देखो यहाँ की सड़कों की हालत देखी जाए तो वो बेकार लग रही है। एजुकेशन देखो, एजुकेशन के मामले में जैसे बहन ने बताया, हमारे बच्चों को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है। सब माएँ अपने को अकेला अकेला महसूस करती हैं। यही एजुकेशन यहाँ पर अच्छी होती तो किसी को भी कहीं दूर ना जाना पड़ता। और फिर जो एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पर फिर जॉब भी नहीं है, जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये बताइए, ये सिटी डेवलप होगा कि नहीं होगा? जहाँ पर एजुकेशन होगी वहीं तो डेवलप होगा। और जैसे बहन ने बताया कि शिक्षा को ही महत्व ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि आजकल बच्चियों की शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब वो अपने पैरों पे स्टैंड होंगी तभी तो कुछ कर पाएंगी ना। आज हम लोग कंपटीशन लेते हैं तो एक लड़के और लड़की में यही कंपटीशन देखा जाता है कि बराबर हैं कि नहीं है। तो एजुकेशन के मामले में हो, इनकम के मामले में हो, सेल्फ डिपेंड हो, तो ये सब उनमें होना चाहिए। और उसके लिए तो हम लोगों को सपोर्ट तो चाहिए ना। आज मैं नहीं समझती कि मैं भी 8 या 9 बजे अकेली बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद को सेफ़ नहीं समझती। ऐसा तो यहाँ का माहौल है, तो सेफ़ होने के लिए यहाँ का माहौल होना बहुत सही होना ज़रूरी है। अब भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि रातों रात सड़क बन गई, क्योंकि वोटिंग का टाइम है। जो काम 5 सालों में नहीं हुआ वो रातों रात हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये वोट मांगने के तरीके हैं ना, जनता को कैसे लुभाएंगे? जनता को लुभाने के तरीके हैं। लेकिन जनता आजकल की जनता समझदार हो गई है। वो जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, सब सोच समझ के वोट डालेंगे। क्योंकि महिलाएं तो पहले ही सभ्य हैं, सुरक्षित हैं। लड़कियां किसी को परेशान नहीं कर रही घर से निकल के, महिलाएं नहीं कर रही, उनको परेशानी हो रही है जब वो बाहर निकल रही हैं। तो एक सभ्यता का परिचय लोग देने लगे। शिक्षित होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि ध्यान देंगे, क्योंकि माएँ आजकल ये देखती हैं बेटी कितने बजे आई। अगर वो ये देखने लगे कि बेटा कितने बजे वापस आ रहा है और बाहर क्या कर रहा है, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस वक्त असल में क्या है कि पशुओं को इसलिए सुरक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा कमाई सड़कों में है, पार्कों में है। अगर हमको पार्क बनवाने के लिए नगर पालिका में शिकायत करने गए, पार्क बनना है, तो कह रहे कि पार्क में, अरे पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए आएगा तब पार्क बनेगा। 2 करोड़ में पार्क नहीं बनता है, 50,000 में पार्क खड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि बार बार सड़कें उधेड़ दी जाती हैं, फिर दोबारा उसके लिए पैसा दे दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। इसी के अलावा कोई लूट है ही नहीं। तो पशुओं के लिए पैसा जब लगाएंगे ना, जब वो सड़कों से बचा पाएंगे। एक सड़क बनाते हैं, दोबारा खोदते हैं, दोबारा फिर सड़क बन जाती है। सेक्टर 4 की सड़क आज कम से कम 6 महीने से बन रही है, सिर्फ मिट्टी डाल दी गई। डीएम साहब थी, मैंने शिकायत की, थोड़ी सी मिट्टी डल गई, आज ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। क्योंकि वो पैसा जो आता है वो दूसरे कामों में लगा लिया जाता है, घरों में लगा लिया जाता है, या ऊपर तक रिश्वत पहुँच जाती है। भाई जो एक पार्क कितने में बनेगा आप बताओ? 50,000 में बनेगा। वो बता रहे कि 1 करोड़ रुपये आएगा ऊपर से तब पार्क बनेगा। मैंने कहा मुझे 50,000 में ठेका दो, 50 पार्क बना के दिखा दूंगी मैं, बस वही है। लेकिन रिश्वत चाहिए। तो ये सब पैसा सिर्फ खाली सड़कों में जा रहा है और अपनी अपनी जेबों में जा रहा है। तो यहाँ कहना है एक महिला सांसद को खड़ा किया जाए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा जानती हैं इन चीज़ों के बारे में। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सांसद बने वो कम से कम महीने में 10-15 दिन तो यहाँ बिताए, लोगों से मिले जुले, उनकी प्रॉब्लम समझे, तब तो वो यहाँ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है। उनकी फैमिली रुके यहाँ पर, देखें, मार्केट जाएं क्या व्यवस्था है। आज रोड वगैरह कितनी गंदी हो रही हैं, ये नहीं कि कभी उन पर पेंट भी करवा दिया जाए या कोई अच्छे से स्लोगन्स लिखवा दिए जाएँ। कहीं भी आप देखो फिरोजाबाद का नाम इतना बदनाम है गंदगी के लिए। तो जब उनकी फैमिली यहाँ पर रहेगी, वो रहेंगे, तब तो यहाँ की प्रॉब्लम को समझेंगे। नहीं तो ये सब ऐसा ही चलता रहेगा कि कोई भी बाहर का आता है कैंडिडेट, हम उसको वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, फिर आके चले जाते हैं। जी, आप किस आधार पर वोट देंगे इस बार? मैं तो इसी पर बोलूँगी, जैसे मेरी बहन ने कहा सांसद जी के लिए आपने पूछा था कि कैसा सांसद होना चाहिए। सांसद ऐसा होना चाहिए जो जिसके अंदर जात पात का कोई भाव ना होना चाहिए, और जो जात पात के भाव में चलते हैं वो सांसद होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि फिर वो तो अपनी ही उसको सोचेंगे, दूसरे के लिए तो सोच उनकी रहती ही नहीं है। और ऐसा सांसद भी नहीं चाहिए जो कोई विकास न
करे। ऐसा सांसद भी नहीं चाहिए कि जो केवल परिवार, जो अपनी जात पात के उसमें चलता है तो वो उसे केवल अपना परिवार समझता है। ऐसा सांसद चाहिए कि जो अपने को मतलब परिवार समझ के चले और अपनी परिवार की सोच अच्छी रखे। मतलब जातिवाद के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। जी, आप किस आधार पर वोट देंगे? मैं तो शिक्षा के आधार पर ही, जो शिक्षा को लेकर आएगा मैं तो उसी आधार पर वोट दूंगी, अदरवाइज मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। युवा शिक्षा स्तर का में बदलाव चाहता है, जो शिक्षा स्तर को अच्छा करेगा वो उन्हें वोट देंगे। जी मैम, आप किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, आधार एक तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। महिला होने के नाते चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण की बात करे मैं उसको वोट दूँ। एक माँ होने के नाते चाहती हूँ कि जो शिक्षा की बात करे तो मेरे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, मैं उसको दूँ। और क्योंकि एक महिला हूँ, कामकाजी महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर हमें सुरक्षा मिले। जो सरकार इस पर काम करे, बाहर सड़कें अच्छी हों, जो सरकार इस पर काम करे, हम उसको वोट दें। तो बहुत सारे इशूज़ हैं और सरकार का मतलब कभी भी एक इशू नहीं होता, उसका एक प्रॉपर घोषणा पत्र होता है। विडंबना ये है कि जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, इतने शर्मनाक बात है कि ये शर्महीन लोग उसको तो देखते ही नहीं है पलट करके खुद। और उस घोषणा पत्र को आज रखना चाहिए हमारे हाथों में। जो हमारे दरवाजे पे आए वोट लेने के लिए, वो अपना पुराना घोषणा पत्र ज़रूर लेके आए और हमसे ज़रा उस पर मार्किंग करवा ले और उसके बाद हमसे वोट मांग ले। तो अब जो वोट मांगने आए वो अपना घोषणा पत्र लेकर आए कि उन्होंने जो बोला था वो किया है या नहीं। तो आपका क्या कहना है कि जो जितने भी वादे किए गए थे सरकार और सांसद के द्वारा, उसमें से कितने पूरे हुए? मेरी नज़रों में तो कोई पूरा नहीं हुआ। सांसद कहीं से कोई पूरा नहीं हुआ। हर तरफ से हम लोगों को फिरोज़ाबाद के अंदर कोई चीज़ नहीं मिली। कोई एजुकेशन के हिसाब नहीं, कहीं कोई साफ़ सफाई नहीं, जहाँ मर्जी देखिए कूड़ों के ढेर हैं। ये मेरी बहनें कह रही हैं, ये बात सच है कि गाय के लिए तो गौशाला बना दी, जो आवारा पशु हैं उनके लिए क्या बनाएंगे? मुझे जवाब दीजिए। कितने किसान मर गए। किसान रात रात बैठ के ना अपनी खेती की देखभाल करते हैं, आवारा पशु घुस जाते हैं। हमारे आर्य नगर के अंदर इतना युद्ध होता है आपस में आवारा पशुओं का कि लोग जान बचा के भागते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, अगर मोदी जी की सरकार है, गौशालाएं बनाई हैं, तो उनके हिसाब से किसानों की भी तो सुविधा करें। उनको भी तो, उन आवारा जानवरों को भी तो हटाएं। लोग घरों से नहीं निकलते हैं, रात में रोज डंडे लेके कम से कम 20 आवारा जानवरों को हमारा पता है। तो बेटा कहीं कोई आराम, कहीं कोई सुविधा नहीं है। मेरी नज़रों में कोई सुविधा नहीं, ना हम लोग ये सोच सकते कि हमें सुविधा मिलेगी। जी, हम कहीं एग्रीकल्चर फैमिली से भी मिले थे कि किसान अब भी उतना ही ग्रस्त है जितना पहले था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों से सीधा संबंध मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो संपर्क में रहते हैं। किसान ऐसा है कि कुछ लोग तो खुद खेती कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे, और कुछ लोग इतने संपन्न हैं कि जो एक शब्द चलता है आध बटाई पे, तो वो वहाँ तक दे देते हैं। लेकिन जहाँ रोने की बात आती है तो रोने के लिए सब आते हैं, इकट्ठे आते हैं। तो कहीं तो किसान परेशान है, वास्तव में है, लेकिन कहीं पर केवल एक ड्रामा भी क्रिएट किया जाता है। वैसे मोदी सरकार में एक चीज़ हमने देखी, जो अभी किसानों को लेकर के कुछ फैसले हुए हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। ये एक अच्छी योजना लगी मेरे को अपने नज़रिए से, क्योंकि जो एक चीज़ अभी हुई है इस गवर्नमेंट में कि डायरेक्टली पैसा जा रहा है कैंडिडेट्स के अकाउंट में, इसमें काफ़ी कुछ बचत हुई लोगों की। हालांकि पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि लोग शिक्षित नहीं हैं, बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दलाली का खेल कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी पूरी जनता शिक्षित होगी और ये जनधन खातों का सही प्रयोग होगा, उस दिन हमारी जनता को वाकई जैसे कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन फ्रॉड्स जो हैं वो अभी भी घोटाला कर रहे हैं बीच में, तो ये सिस्टम देख नहीं रहा है, इसको ये कैसे सुधारा जाए? ऐसा ना, मैं किसान से जुड़ी हुई हूँ, मैं किसान से प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ महिला प्रकोष्ठ से। तो मैं देखती हूँ किसान बहुत दुखी है। पैदा गेहूँ करता है, सब चीज़ पैदा करता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसको वो मूल्य नहीं मिलता है जिससे जो वो अपना घर का खर्चा चला सके। इतने किसान मैंने देखे हैं जो खुद गेहूं पैदा करते अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं। आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने देखा सड़कों में, सड़क बनाने में लोगों की सड़कें चली गई हैं किसानों की। तो जो किसान पैसे वाला है उसने अगर वहाँ दे दिया जाकर तो 1 बीघा ज़मीन के उसको 68 लाख रुपये मिले हैं, और जो गरीब है जो कुछ दे नहीं पाया उसको आज तक भी भुगतान नहीं मिला है। कितने किसान रोज़ वहाँ बैठ रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और किसान सबसे ज़्यादा दुखी है इस वक्त। किसानों का सहयोग अगर होगा तो हम लोग को खाने को मिलेगा, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि एक एक अन्न के दाने के लिए हम सब लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ के जब किसान ही ग्रस्त हैं तो कैसे घर चलेंगे? जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम रिंकी शर्मा है, मैं पीएसपी से राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला मोर्चा से। रही बात किसानों की, किसानों के
उद्धार के लिए तो योजनाएं तब बनेंगी जब उनका निस्तारण कर दिया जाए। उनकी फसलों को बर्बाद करने के पहले इंतजाम कर दिए गए हैं। आप 2-2 हज़ार रुपये अगर अकाउंट में गवर्नमेंट दे भी रही है तो 2 हज़ार रुपये में 1 महीने का एक परिवार का नमक मिर्च मसाला भी नहीं आता, तो इस तरह से 1 साल में उनके परिवार कैसे अपना पेट भर पाएंगे। तो हमारी पार्टी यानी PSP प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों की जितनी लागत है उससे जस्ट डबल देने के इस तरह के फैसलों पे अपना निर्णय ले रही है। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार आए उसको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि जितनी उनकी लागत लगे कम से कम प्रॉफिट ना उन्हें मिले तो लॉस भी नहीं हो, उनकी फसलों को बर्बाद ना कर सके। लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं बार बार कि सरकार जब तक होती नहीं है, जब आनी होती है बस तभी वादे किए जाते हैं, फिर वो दिखते भी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी और पब्लिक को भी ये बताना चाहूँगी कि हमारी पार्टी नई है। हमने दूसरी पार्टियों के जो दबाव थे, उनकी जो तानाशाही थी, उनसे त्रस्त होकर भी अपनी पार्टी बनाई है। अपनी पार्टी का वजूद तलाशा है, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने ये पार्टी तलाशी है। और हमारे माननीय शिवपाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू से ही किसानों के लिए कार्य किए हैं। आपकी फिरोज़ाबाद शहर में बहुत सारे पुल और ओवरब्रिज वगैरह भी बनवाए हैं। किसानों को लेकर वो शुरू से ही एक्टिव रहे हैं और आगे भी उनके दावे हैं और वो पूरे होंगे, ये हमें भी भरोसा है। यहाँ दावे हैं कि वादे पूरे किए जाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम कि 5 सालों में जो वादे किए थे उनमें से आधे भी पूरे हुए हैं या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता पूरे हुए। हाँ, मैं जैसे किसानों के तो खैर बहुत ज़्यादा टच में नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो रिपोर्ट्स मिलती है उसे तो यही लगता है कि किसानों को पूरी प्रॉपर जो उनकी वो है, एक तो एजुकेटेड नहीं है, उसमें सबसे पहले तो यही आता है। जैसे उन्होंने बोला कि आपका जितना ज़मीन का था वो रेंट, अपना एक्चुअल रेंट भी नहीं ले पाते हैं। जैसे उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण में आई, उनकी कोई पुल वगैरह बना, तो उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो उतनी पैसे जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी पूरा प्रॉपर उनके पास आ सके। तो ना इतना करप्शन है, कोई ऐसे आदमी होना चाहिए कि जो थोड़ा सा जैसे करप्ट वगैरह नहीं हो, जिससे कि उनको पूर्ण विकास हो सके किसान। भ्रष्टाचार मुक्त लोग चाहिए अब यहाँ, तो आप किस आधार पर वोट देंगी? हाँ, मैं भी अब वही कहाँ, जैसे सब चीज़ देखी जाती है, जैसे मतलब सुरक्षा भी देखनी है हमें, अपनी लेडीज़ हैं तो अपना जो इधर है सरकार कैसे चल रही है, कितना उसमें डेवलपमेंट है अपने बच्चों को लेकर, और अपने समाज को भी देखकर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्या उसकी व्यवस्था है, सभी को देखकर हम वोट देंगे। आपका क्या कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? वादे कुछ पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए। लेकिन जैसे मेरी अभी एक बहन ने बोला कि किसानों पर मतलब जो हो रहा है, लेकिन आप कुदरत की मार को क्या कहेंगे? जो कुदरत का खेल है, जैसे फसल तैयार हुई और बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो जितना भी जो भी है तो ये कुदरत के लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं हम और आप। वो तो एक मेहनत करना हमारा काम है, और जो भी जैसे चीज़ हमारी फसल तैयार हुई है वो कुछ हुआ, बारिश हो गई या बर्बाद वो हो गई, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है। अब जो इससे पहले भी किया था, लेकिन जो जब भी मतलब फसल बर्बाद होती थी और आज भी फसल बर्बाद हो रही है तो हर मतलब जो भी सरकार आती है तो वो अपनी तरफ से पूरा करती है कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो परेशान रहें तो ये एक अलग चीज़ है। मैम, आपका क्या कहना है कि अब दोबारा सांसद को और सरकार को मौका देना चाहेंगे या आप बदलाव चाहेंगे? मैं तो सरकार को दोबारा मौका देना चाहूँगी, लेकिन सांसद के लिए नहीं कह सकती मैं कुछ भी। सरकार को जरूर चाहूँगी कि एक बार मौका उनको अवश्य मिले। मैम, आप क्या कहेंगे? हाँ, हम सहमत हैं कि हम भी चाहते हैं कि एक बार सरकार को पुनः मौका दिया जाए, और क्योंकि ये भी लगा कि काम बहुत सारे ऐसे भी हुए जो हम अपेक्षाएं करते थे कई वर्षों से, और बहुत सॉलिड तरीके से किए गए। जहाँ कहीं कहीं जैसे नोटबंदी का ही इशू है, अगले एक रात में कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कि नोटबंदी है, तो एक बहुत बड़ा इशू था और इतना बड़ा फैसला लेने की दम तो थी प्रधानमंत्री में। तो ठीक है, उसके आगामी जो प्रभाव हैं, क्योंकि दुष्प्रभाव तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया, उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी, वहाँ ही परेशानी हुई। तो कोई भी दवा जब दी जाती है तो वो कड़वी तो होती है, तो असर तो कहीं अच्छा ही दिखाएगी, और हम देख ही रहे हैं टैक्स के रूप में इतना पैसा निकलने लगा। तो वहाँ एक बार और मौका दिया जाए तो हो सकता है बेहतर। तो देश के विकास के लिए आम जनता कष्ट उठाने को तैयार है, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए होते हैं और बाद में देश का। जी मैम, ऐसी जहरीली दवा भी ना दी जाए कि आदमी के प्राण ही निकल जाए, वो मर जाए, उठ भी ना पाए। मैं तो नहीं चाहूंगी कि मोदी दोबारा आए। मोदी को तो एक ही राग लग गया है बस, वो इस टाइम पे मोदी हो, अमित शाह हो और आपके गडकरी हो, कुछ भी हो। नरेंद्र मोदी चौकीदार, गडकरी चौकीदार, आपके अमित शाह चौकीदार, ये तो सब हो गए पागल।
एक शब्द के पीछे पड़ गए। अरे उसको छोड़ो, आम जनता की समस्या को तो देखो। अगर तुम प्रधानमंत्री हो तो आपको लगता है नोटबंदी एक अच्छा कदम नहीं था? मेरी नजरों में तो नहीं था। वो उनके लिए फायदा था, उनके लिए फायदा था। ये हम आम जनता के लिए नहीं था। ये गरीब लोगों को मार थी। ये तो फायदा तो उनको था ना। उनको अडानी अंबानी को बनाना था, जो भाग गए। फिर भी एक काम उनका बहुत अच्छा काम हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज से पहले 70 साल की सरकार में किसी ने भी बेटी बचाओ बेटी का काम नहीं हुआ। इस वजह से लड़कियां मार के डाल दी जाया करती थी, पेट में ही वो भ्रूण खत्म कर दिए जाया करते थे, क्योंकि बेटियां कोई नहीं चाहता था। आज उनके राज्य में 5 साल की उसमें बहुत बेटियां बचने लगी हैं। बेटियों को लोग कहने लगे हैं कि मेरा सम्मान, बेटी मेरा सम्मान है। आज सब फेसबुक पर डालने लगे, व्हाट्सएप पर डालने। इससे पहले क्यों नहीं डाला? आज तक पहले बेटियां क्यों नहीं बची? इन्होंने इतना काम किया है और हमारा विचार है कि इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा उनके कार्यकाल में बेटियों का प्रतिशत बहुत बड़ा है, ये सभी जानते हैं, आंकड़े सबके सामने हैं। आप क्या कहेंगे? इसी के साथ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला, ऐसे ही स्वच्छता अभियान भी बहुत जोर शोर से चला। जब उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे झाड़ू स्वयं पकड़ी, उसके बाद देखिए स्थितियां बहुत बुरी थी, तो उसमें कुछ बेहतर हुआ। मैं ये नहीं कह रही परफेक्शन हुआ, मैं आज भी नहीं कह रही, अभी भी मैंने बात की, कोई गवर्नमेंट हम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन हमें ये योजनाएं वाकई अच्छी लगी कि आपने आगे बढ़ करके कम से कम एक स्वच्छता जैसी बात, जिसको सब लोगों ने छोड़ दिया था, कहीं शौचालय बने घर घर। देखिए जितने रेप केसेस होते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर यही है गाँव में कि महिलाएं या लड़कियां किसी गलत समय पे जब वो रात में या कभी निकल रही हैं बाहर, तो उनके साथ हादसा होता था। तो कम से कम शौचालय घर में बने तो एक ऑप्शन तो हुआ कि आप निकलिए ही मत, रात में आपको निकलना नहीं है, अब आपके घर के अंदर सुविधा है। तो काफ़ी प्रतिशत तो इसी से घटेगा कि आप लोगों को कुछ सुविधाएं घर के अंदर मुहैया हो गई हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हम तारीफ के लायक। और एक और बात, जो वो मन की बात करते हैं, एक मन की बात, एक प्रधानमंत्री सीधा जनता से जब जुड़ता है तो उसमें भी एक आनंद आता है कि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो। कभी हमने बच्चे छोटे थे हम लोग तो इंदिरा गांधी जी को सुनते थे, हमें वो भी बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी लगती थी, और उसके बाद हमें मोदी जी भी बहुत इंप्रेसिव लगते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो हम लोगों से जब सीधे जुड़ते हैं, कभी वो बच्चों से बात करते हैं कि एग्जाम्स का स्ट्रेस मत लीजिए, कभी वो महिलाओं से बात करते हैं कि आप खौफ के साए में मत रहिए, कभी वो किसानों से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि परेशानी का है। लेकिन ऐसा होता है कि टीम वर्क होता है, तो हर मंत्री साफ छवि का नहीं है, हर मंत्री ईमानदार नहीं है। एक लीडर है, लेकिन हम लीडर पे अभी भी भरोसा हमारा है। मेरा कहना है, मेरे को लीडर पे आज भी भरोसा है। बहुत सारे लोग हैं उसके अंडर हैं जिन्हें शायद वो सुधार लेंगे, इसलिए एक मौका फिर बनता जैसे है। देश के प्रधानमंत्री अक्सर मन की बात किया करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सांसद जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सांसद जी की बात तो आप यहाँ से बार बार चर्चा हो रही है तो आप देख ही रहे होंगे। हम फिर भी कहेंगे क्योंकि हम वर्किंग लेडी हैं, हम समाज से भी जुड़े हैं, तो एक आध मुलाकात हमारी हो भी जाती है सांसद जी से। लेकिन यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, अभी मैं भी उन सबका रिव्यू सुन रही थी, किसी की मुलाकात भी नहीं हो पाती है। तो सांसद तो यहीं से होना चाहिए जो यहाँ रहने वाला हो, कम से कम उसकी परिवार यहाँ रहेगा, उनके बच्चे यहाँ रहेंगे, तो वो सब समझेंगे कि पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, महिला मार्केट तक जा रही है तो उसे क्या परेशानियां हो रही हैं, बाहर कितनी असुरक्षा है। तो हमारे बीच का एक कैंडिडेट ही आना चाहिए। जी, अगर शहर की नहीं है तो शहर की समस्याओं को कैसे समझेंगे? आप कुछ कह रही हैं। शहर की समस्याओं को तो हम बाद में सुलझेंगे, पहले हम अपने गांव की समस्याओं को लेते हैं। मैं भी गांव से ही हूँ, नागौ गांव से हूँ। मेरे गांव का प्रधान ये कहता है कि क्या तुमने मुझे वोट दिया? अभी राजनीति को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, मैं सिर्फ प्रधान की बात करती हूँ। जब उससे हम किसी भी विकास के लिए, नालियों के लिए, खरिंजे के लिए, पानी के लिए कहते हैं, तो वो ये कहता है क्या तुमने मुझे वोट दिया? इस तरह की कैटेगरी जब प्रधान शो कर रहा है, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी नहीं सुनेंगे तो हमें लगता है कि शायद जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात आती है स्वच्छता की। हमारे यहाँ गांव में आज भी सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नालियाँ ऊपर से यूं ही तैर रही हैं, तालाबों में इतना पानी भरा हुआ कि बच्चे जाके अपनी जान दे देते हैं। फिर भी ना ही मेरे यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है और ना ही किसी तरह की व्यवस्था है। इसलिए मैं प्रशासन से बस इतना चाहूँगी कि योजनाएं उतनी बनाई जाए जिन पे अमल किया जा सके, साधारण जनता को उसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा तो आपका क्या मानना है, जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई थी वो आम जनता तक पहुंची नहीं है? जी नहीं, हमारे यहाँ आज भी नहीं पहुंची है और ना ही हमारे घरों में शौचालय अभी तक पहुंचे हैं। लिस्ट भरवाने के बावजूद, बिजली वगैरह के सबके फॉर्म भरवाने के बावजूद आज भी मीटर के कनेक्शन नहीं है और किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है गाँव में। जी, मतलब अभी भी कई लोग शौचालयों से वंचित हैं। ऑन रोड गांव होने के बावजूद, टुंडा और फिरोजाबाद मध्य में स्थित है हमारा नागौ गांव,
बहुत बड़ी चौकी, सब कुछ होने के बावजूद आज भी हमारे गांव में व्यवस्थाएं वंचित हैं, आज भी हम उन चीज़ों से महरूम हैं और किसी भी तरह की व्यवस्था हमारे गांव में प्रधानमंत्री योजना से लेकर हम लोगों को आज भी कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन हमको मौका दिया है योगी जी ने अपनी बात रखने के लिए। यहाँ जाओ, किसी छोटे व्यक्ति के पास भी जाओ, भाजपा का कोई नेता भी हो तो नहीं सुनवाई होती, लेकिन हम योगी जी की यहाँ पे स्वयं गए, वहाँ हमने देखा कि महिलाओं को सबसे पहले मौका दिया जाता है। 100 लेडीजों को कहना चाहेंगे कि मध्यम वर्गीय इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो नेताओं के या किसी मंत्री के घरों के चक्कर या बंगलों के चक्कर लगाए। बात तो पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन समस्याएं सुनाने के लिए उनसे मिलना जरूरी है। समस्याओं को पहुंचाने के लिए हर लेडी या हर मध्यम वर्गीय या पिछड़ा हुआ इंसान लखनऊ जैसी सिटी के चक्कर नहीं लगा सकता। नहीं, एक ही बार जगह हम वहाँ गए तो 100 महिलाओं को पहले बिठाया गया और खुद उन्होंने खड़े होकर सबसे एप्लीकेशन वगैरह ली। सबको 1 कप चाय 2 बिस्कुट खिलाते हैं, खुद खड़े होकर सबसे लेते हैं। पहले महिलाओं का नंबर लेते हैं, बाद में जेंट्सों का नंबर लेते हैं। मैंने स्वयं देखा। आज तक मैं किसी भी प्रधानमंत्री या किसी ऑफिस तक पहुँचती है, मैं कैसे मालूम कंप्यूटर से जो कार्यवाही हो रही है, ऑनलाइन जो फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, क्या वो उन तक नहीं पहुंचती हैं? पर क्या सुनवाई की जा रही है? नहीं की जा रही है। लेकिन उनको मौका तो दिया जा रहा है ना, उन्हें मौका दिया जा रहा है। आप आइए, हम गए पहली बार में हमारी जीत हुई और सबसे पहली बार हर नेता की कठपुतली है, जो सत्ता में आता है वही लालच देता है और वही आगे नए प्रलोभन देता है। पब्लिक क्या करे? अब हम तो ये राजनेताओं से पूछना चाहेंगे कि ये जो आम जनता है, मध्यम वर्गीय लेडियां हैं और जो जनता है, वो क्या करे, किस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को फायदा उठा सके? ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से कोई तो मैम ने कहा जनता कठपुतली है, क्या ऐसा है? जनता को कठपुतली बना दिया? नहीं, बिल्कुल जनता को कठपुतली बनाने की कोशिश तो पूरी की जाती है। उसमें जो शिक्षित वर्ग है वो बचता है। हम बार बार एक इशू आता है और लौट के हम वहीं पे आ जाते हैं मुद्दे पे कि जो शिक्षित है वो समझ जाता है। देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब ये अलग बात है कि आप जाति वर्ग में हमें धर्म में बांट करके वोटिंग करवा लें, तो बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए धर्म में, मज़हब में बट करके नहीं वोटिंग करनी है। हम महिलाएं हैं, हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो सरकार बनती है उससे, अपेक्षाकृत पुरुष के हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमें पहल करनी होगी इस बात को लेकर के कि केवल पुरुष ही नहीं जाकर के वोट करें, वोट करने हम भी पहले निकलेंगे और साथ ही हम बिल्कुल नहीं देखेंगे हम कि भाषा क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है। हम ये देखेंगे कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो शिक्षित कितना है, उसकी नज़र हम पर कैसी है। सबसे बड़ी बात होती है चरित्र की, कि कई बार ऐसे लोग बन जाते हैं जब वो नज़र भी डालें तो घृणा हो जाती है। राजनीति में आने से पहले मैं एक टीचर हूँ और उस टीचर होने से भी पहले मैं एक माँ हूँ। तो माँ होने के नाते मैं भी ये चाहती हूँ कि हर बेटी की सुरक्षा हो और हर बेटी के लिए एक अच्छी फैकल्टी, एक जिम्मेदार परवरिश उसकी हो, आगे सिचुएशन ऐसी हो कि वो अपना रोज़गार स्वयं ढूंढ सके और अपनी लाइफ को पुरुषों के किसी भी उत्पीड़न से स्वयं को बचा सके। यही मेरा कहना। तो आपका हमारी महिलाएं पहल करने के लिए तैयार हैं, वे अपना वोट बहुत सोच समझ कर देंगी। आगे वॉइस टीवी भी आपसे अपील करता है कि मत जरूर दें, मत आपका अधिकार है, आपका एक मत सरकार बना और बिगाड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ।